तो चलो, वेलकम है डिजिटल स्टडी अहमदाबाद में और मेरा नाम है राहुल धाकरे। हम भारत का इतिहास की सीरीज लेकर आए हैं और उस सीरीज में कम से कम 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, आज ये चौथा लेक्चर है, 4th लेक्चर है अपना प्राचीन इतिहास का। अभी हमारा प्राचीन इतिहास ही चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, प्राचीन इतिहास के कुछ 8-9 लेक्चर तक हो जाएंगे, संपूर्ण प्राचीन इतिहास आ जाएगा आपका कुछ भी बाकी उसमें रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, इसमें था जो हमने वैदिक सभ्यता तक हमने सीख लिया था कि उसके बारे में हम सीख चुके थे, वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता में कैसे लोग रहते थे, क्या क्या होता था, क्या क्या हुआ था, कितने जनपद थे। ठीक है, वो तीसरे लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको जानना हो तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये चौथा लेक्चर है वो प्राचीन इतिहास का है, जिसमें 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व भारत कैसा था। जो 6ठी शताब्दी थी, आज 21वीं शताब्दी चल रही है, 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, इतिहास के प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत कैसा था, उस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हाँ, एक और बात कि अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक रखते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको ऑनलाइन क्विज खेलने को मिलेगा। खेलना ही समझ लो, पढ़ाई तो हो ही जाएगी उसके साथ। ठीक है, ऑनलाइन क्विज खेलो, वहां पर 50 नंबर के जैसे क्विज होंगे। एक लेक्चर, जैसे लेक्चर खत्म होता है उसके बाद जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है, सुबह लेक्चर अपलोड होता है जैसे भी, क्योंकि टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है लेक्चर का। अभी अपने इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे नहीं है कि टाइम फिक्स करके करें। जिस तरह टाइम मिल जाता है उस तरह लेक्चर बन जाता है और अपलोड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम में हम 50 नंबर का क्विज रखेंगे, वहां पर आओ, अपने क्विज के आंसर दो, तुरंत आंसर पाओ, तुरंत रिजल्ट पाओ और देखो कितने पास हुए, कितने क्या, तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि तैयारी तो करनी है, सरकार कब नौकरी देगी उसका भरोसा नहीं है, पर अपन तैयारी करेंगे तो अपने ऊपर है। ठीक है, चलो, तो टेलीग्राम में जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आइए भारत का इतिहास पढ़ते हैं हम, प्राचीन इतिहास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, उस बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे यार। ठीक है, चलो, तो महाजनपद पहले जो थे, आर्यों के जाति के विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ। तो आर्य की जो जातियां थी, हमने पढ़ी थी कि आर्य की जो जातियां थी, थोड़े थोड़े कुल थे, पहले परिवार से बनता था, फिर ग्राम से बनता था, विश्व से बनता था राष्ट्र। ठीक है, जन बनता था। तो जो जनपद थे, उनकी जो जातियां थी, ठीक है, उनकी जो जातियां थी, आर्यों की जो जातियां थी, उससे जनपद बने। ठीक है, आर्यों की जातियों के विलीकरण से क्या हुआ कि जनपद बने, जनपदों का विस्तार हुआ। जनपद आगे जाके क्या बन गए, महाजनपद। जनपद जो थे वो आगे जाके क्या बन गए, महाजनपद। ठीक है, भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना गया है। भारत का जो राजनीतिक इतिहास था, इस मतलब 6ठी शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो थे, आर्य की जो जातियां थी, वो जनपदों में से महाजनपद में हो गई। तो वहां पर राज्य विकसित होने लगे, राजनीतिक कार्य होने लगे। ठीक है, विकास होने लगा उनका और राजनीतिक कार्य प्रारंभ हो गया। इसलिए भारत के राजनीतिक इतिहास जो है, राजनीतिक जो इतिहास मिलता है, वो प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे, देखो जैसे मैंने बोला, उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे वो महाजनपद हो गए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे वो महाजनपद में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16। कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16 ऐसे महाजनपद थे भारत में जो शक्तिशाली थे। मतलब शक्तिशाली तो उनमें से कुछ ही होंगे, छोटे छोटे जनपद भी बहुत से थे। ठीक है, 16 जनपद जो थे, टोटल महाजनपदों की संख्या अपने को 16 मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय जो है, बौद्ध ग्रंथ था अंगुतर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों में से हमें प्राप्त होता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, इनमें से पता चलता है हमें कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, 16। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। इन ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, जिसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, ये जनपद कहाँ थे, इनकी लोकेशन क्या थी, वो सब मैं बताऊंगा अभी। कि 4 शक्तिशाली महाजनपद हमें याद रखने हैं कि एक था मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। जनपद के बारे में एक बार ये देख लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ पर जनपद थे। देखो, जो वत्स जो था, वत्स ये रहा वत्स। ठीक है, वत्स जो था अपना, ठीक है, वत्स जो है ये रहा, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, मगध जो था ये रहा, इसकी राजधानी राजगीर और गिरिव्रज थी।
ठीक है। अंग ये रहा चंपा, इसकी राजधानी थी, ठीक है। काशी था उसके ऊपर, ये कौशल, ये रहा कौशल, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, ठीक है। पंचाल था, कुरु था, फिर गांधार था, कंबोज था, ठीक है, मत्स्य था, सुरसेन था, अवंती था, ठीक है, अवंती भी था, ठीक है, इनकी राजधानियां थी ये। और ये चेदी था, फिर दक्षिण भारत में भी एक अस्मक था, ठीक है। ये 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में नक्शे, जो अभी फिलहाल का अपना नक्शा है, ये भारतीय मानचित्र है, उसमें किस प्रकार से इनकी लोकेशन बताई जा सकती है अभी उस बारे में समझाया गया है, ठीक है। आप लोगों को दिखे तो ये अरब सागर है यहाँ पर नीचे, मैं हट गया हूँ तो अरब सागर आ गया है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी है यहाँ से, और ये भारत का नक्शा तो आप अच्छे से पहचानते ही होंगे, ठीक है। इसमें ये 16 महाजनपदों की एक बार लोकेशन है, वो आप देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो एक एक करके हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो आता है वो है काशी, ठीक है। पहला जो आता है काशी, ठीक है। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी अभी भी फिलहाल वाराणसी ही है, ठीक है, उसका नाम कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। काशी की जो राजधानी थी, पहला महाजनपद आता है अपने काशी, काशी के बारे में पढ़ रहे हैं। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी काशी कहाँ पर आया, ये रहा, ये उत्तर प्रदेश का ही एरिया है, ठीक है। ये यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक उत्तर प्रदेश का एरिया है, उसमें काशी आया है, ठीक है। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी मगध कौशल अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। जो मगध था, ये मगध, कौशल ये अंग, और ये कौशल, ठीक है। मगध, कौशल तथा अंग, ये जो तीन थे ना, इनके ऊपर काशी का अधिकार था, ठीक है। किसका अधिकार था, काशी का, ठीक है। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा बृहदत्त था। कौन था काशी का सबसे शक्तिशाली राजा, बृहदत्त। दूसरा आता है कौशल, दूसरा महाजनपद कौन सा आता है, कौशल। कौशल कहाँ है, तो कौशल ये रहा, ठीक है। कौशल के ऊपर भी काशी का अधिकार था। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। जो फैजाबाद मंडल आता है, जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो ये जो नाम लिखे गए हैं, फैजाबाद मंडल, श्रावस्ती राजधानी थी कौशल की यहाँ पर, ठीक है। तो श्रावस्ती राजधानी थी, वो फिलहाल अभी वर्तमान में फैजा मंडल आता है उत्तर प्रदेश में, वो श्रावस्ती थी, ठीक है। रामायण कालीन कौशल की राजधानी अयोध्या थी। जो रामायण काल में कौशल था, बरोबर, राजा राम के टाइम पर, वो उसकी राजधानी अयोध्या थी, ठीक है। सब जानते ही हैं, रामायण सबने देखी होगी, ओके। चलो नेक्स्ट आता है अंग। नेक्स्ट क्या आता है, अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा वर्तमान में क्या है कि भागलपुर और मुंगेर, जो बिहार के जो जिले हैं भागलपुर और मुंगेर, ठीक है, वो जो पहले थे, मतलब पहले 6वीं शताब्दी में वो चंपा थे। चंपा मतलब चंपा राजधानी थी, उनका नाम चंपा, विस्तार में उनको भागलपुर और मुंगेर का समावेश होता है, जिसका महाजनपद का नाम था अंग, ठीक है। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ से व्यापार वाणिज्य ज्यादा होते थे यहाँ से, चंपा से, ठीक है। तो अंग जो था महाजनपद, उसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का जो विस्तार है वो चंपा में आता था, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं मगध। नेक्स्ट हम जाएंगे मगध के बारे में, ठीक है। तो मगध के बारे में पढ़ते क्या, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। गिरिब्रज जो दक्षिण बिहार का भाग है वो गिरिब्रज है, ठीक है। ये रहा मगध, ये पूरा मगध था यहाँ से, ठीक है। ये मगध था, यहाँ पर जो थी इसकी दक्षिण में, ये दक्षिण बिहार में गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। राजगृह या गिरिब्रज थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई, ठीक है। बाद में जब राजा आए, नए नए राजा आए, राजा बने, जो राजा चेंज होते रहते ना, शासक चेंज हुआ तो राजधानी चेंज, जिसको जो अच्छी राजधानी लगती थी वो उसे राजधानी के रूप में स्वीकार करता था, ठीक है, या अपनाता था, ठीक है, वो, ठीक है। तो उसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र बाद में स्थानांतरित। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो उत्तर भारत है ना, ये पूरा यहाँ, ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वज्जी। 8 राज्यों का एक संघ था वज्जी जो महाजनपद था वो 8 राज्यों का एक संघ था, ठीक है। 8 राज्य इसमें सम्मिलित थे। बुद्ध के समय में शक्तिशाली संघ था, जब बुद्ध का समय था, जब उसके समय में शक्तिशाली संघ था। राजधानी थी इसकी वैशाली, उत्तरी बिहार। जो उत्तरी बिहार है यहाँ पर, ये रहा उत्तरी बिहार, इसकी राजधानी थी वैशाली, ठीक है, वज्जी, यहाँ पर वज्जी की लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्ल जो महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कुशीनगर। अब ये मल्ल की राजधानी थी, वो 2 भागों में बटी थी। मल्ल जो था उसकी वो 2 भागों में बटा था, कि प्रथम भाग में कुशीनगर राजधानी थी और दूसरे भाग में पावा, ठीक है। कुशीनगर राजधानी थी और दूसरे भाग में पावा। अब ये कुशीनगर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। पूर्व में जो कुशीनगर था मल्ल का, वो
मल्ल जो है, ये रहा मल्ल यहाँ पर बराबर। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो था यहाँ पर ऊपर, उसकी वो था पूर्वी उत्तर प्रदेश था, वो कुशीनगर थी उसकी राजधानी, ठीक है। दूसरी थी पावा, दूसरी पावा। तो गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र जो है, गोरखपुर जिला और देवरिया जो है क्षेत्र जो है, वो दूसरे भाग में पावा जो है, पावा का विस्तार गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र में फैला हुआ था पहले, ठीक है। पावा तथा कुशीनगर के मल्लों की शाखाएं थी, ठीक है, मल्लों की शाखाएं थी पावा नगर और कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है चेदी, क्या आता है नेक्स्ट? चेदी, ठीक है। ठीक है, तो इतना था। नेक्स्ट जो आता है इसका, ठीक है, नेक्स्ट जो आता है चेती। चेती बोलो या चेदी बोलो, इनका नाम था, ठीक है। ये महाजनपद था चेदी, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, या इसका नाम था सोथिवती, ठीक है। आधुनिक जो बुंदेलखंड है, जो आधुनिक बुंदेलखंड है, ठीक है, सॉरी थोड़ा जवान लड़का जाती है तो उधर चली जाती है आपका। आधुनिक जो बुंदेलखंड है, ठीक है, वो उसकी राजधानी थी। जो आधुनिक बुंदेलखंड तो अपने लिए है, अपने को याद रखना है ये नाम, ठीक है। सुक्तिमती इसका नाम याद रखो तो भी चलेगा। चेदी थी। महाभारत काल में प्रसिद्ध शासक शिशुपाल, जो शिशुपाल था ना, जिसका वध कृष्ण ने किया था, वो महाभारत काल का प्रसिद्ध शासक ये चेदी गई था, ठीक है, चेदी गई था। उसके बाद आता है वत्स। वत्स जो आता है, वत्स महाजनपद आता है, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद एवं बांद्रा तो मुंबई साइड। इलाहाबाद एवं बांदा, जो इलाहाबाद एवं बांदा का जो है एरिया, ठीक है, इलाहाबाद और बांदा का जो एरिया है, वत्स की राजधानी थी, उसका नाम था कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी इसका नाम था, ठीक है। वत्स जो ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अब कुरु, उसके बाद सॉरी इसका वत्सा तो रहेगा, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, पौरव रहते थे, जिसका शासन उदयन था। उदयन जो शासन था, उदयन का शासन, वो पौरव वंश का शासन था वत्स में, ठीक है। फिर आता है कुरु। कुरु अपना महाजनपद था, राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ का जो विस्तार है वो मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ, और दक्षिण पूर्व का हरियाणा जो है वो इंद्रप्रस्थ के विस्तार में आता था। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा कौरव था, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ये रहा कुरु, ठीक है। आप नक्शे निकालना, अभी का जो लेटेस्ट जो नक्शा है, मतलब अपना वर्तमान का जो भारत का मानचित्र है, उसमें इन सभी को ढूंढना, विस्तार को आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मानचित्र से आप लोग जल्दी पता लगा सकते हो और जल्दी दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, इसलिए मैं मानचित्र साथ में रखता हूँ, ठीक है। फिर आता है अपना जो आता है महाजनपद, वो था पांचाल, ठीक है। क्या था? पांचाल। ये पांचाल जो था, उसकी उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र रामनगर बरेली। जो बरेली और रामनगर का विस्तार है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। दक्षिण पांचाल की राजधानी कामीपल्य थी, जो फरुखाबाद है उसकी राजधानी थी, ठीक है। फिर आता है मत्स्य, जिसको मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य महाजनपद आता है, ये रहा मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर का विस्तार में अलवर, भरतपुर और राजस्थान का जो अलवर और भरतपुर है, ठीक है, वो विस्तार विराटनगर में आता था, जो मत्स्य की राजधानी थी, ठीक है। विराट नामक राजा ने की थी इसकी स्थापना विराटनगर की, ठीक है। फिर आता है एक सूरसेन, फिर आता है अपना सूरसेन जो था, ये रहा सूरसेन यहाँ पर नक्शे में। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक जो ब्रजमंडल है, अभी जो ब्रजमंडल की राधा रानी है, ऐसा इसमें आता है एक जो राधे राधे आता है, उसमें आता है ब्रजमंडल, ठीक है। ब्रजमंडल, जो आधुनिक जो ब्रजमंडल है उत्तर प्रदेश का, मथुरा, वो राजधानी थी इसका सूरसेन की राजधानी मथुरा ही थी। मथुरा का कोई नाम चेंज नहीं हुआ, बस उसका विस्तार बढ़ा दिया गया। जो आधुनिक ब्रजमंडल है ऊपर पूरा मथुरा है, ठीक है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। अवंतीपुत्र कहाँ का राजा था? तो सूरसेन का राजा था, उसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। एक आता है अस्मक। ये जो अस्मक महाजनपद है ना, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। जो अस्मक जो महाजनपद है ना, ये अस्मक जो था, अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत में अस्मक ही एक मात्र महाजनपद था। तो यहाँ तक तो सब भारत के महाजनपद ऊपर आ गए थे, उत्तर में, पूर्व में, ठीक है। पर यहाँ जो ये दक्षिण में जाता है, वो महाभारत का एक ही महाजनपद जो था, वो दक्षिण भारत का महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो था, उसका नाम था अस्मक, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था अस्मक। अस्मक की राजधानी जो थी वो पोतन या पोटली थी, ठीक है।
पोतन या पोटली थी, पोतन बोल लो या पोटली बोल लो, ठीक है, अश्मक की राजधानी थी। पुराणों से पता चलता है कि स्थापना इक्ष्वाकुवंशी ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इक्ष्वाकुवंशी ने। ये अश्मक हो गया, शूरसेन, ये इतने शक्तिशाली नहीं थे जिनके बारे में इतना खास लिखा गया नहीं है पुराणों में यार, ठीक है। उसके बाद आता है अपना अवंती। अवंती जो था, माफ करना, अवंती। उसके बाद आता है अपना अवंती, ठीक है। अवंती, अवंती जो था अपना महाजनपद, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती, महेशमती शासन, ठीक है। उत्तरी जो अवंती था, अवंती यहाँ पर आया हुआ है, ये रहा, ठीक है, अवंती, ये रहा अपना अवंती, ठीक है। इसकी उत्तरी जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, उज्जैन जो वर्तमान का उज्जैन है वो उज्जैनी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, माहिष्मती, भल्लाल देव वाला वो नहीं था, ठीक है। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती, ठीक है। उसके बाद आता है गांधार। गांधार नरेश, महाभारत देखते हैं, लॉकडाउन में किए ही क्या था, ठीक है। गांधार, गांधार था महाजनपद जो था गांधार अपना, ठीक है। गांधार एक महाजनपद था, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो भी पेशावर और रावलपिंडी, पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में आए हुए हैं, ये पाकिस्तान में गांधार एक महाजनपद है जो फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान में। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। तक्षशिला शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध मठ और तक्षशिला तो बहुत बार अपने ने सुना ही होगा, बराबर। तक्षशिला बाहर के जो चीनी यात्री थे वो भी तक्षशिला में आए थे बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। गांधार की राजधानी थी, जो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो अभी पेशावर और रावलपिंडी का विस्तार है वो पहले तक्षशिला में था, ठीक है। अब फिर आता है कंबोज। क्या आता है अपना? कंबोज। कंबोज एक लास्ट अपना 16वां जो महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर थी अथवा हाटक। ये जो कंबोज है ऊपर, ठीक है, यहाँ से जो अपना कश्मीर जाता है यहाँ से, ठीक है, ये अपना कश्मीर, उसमें था ये। कश्मीर का जो विस्तार है, कश्मीर का जो विस्तार है, कश्मीर का जो विस्तार है उसे राजपुर या हाटक कहा जाता था पहले, जो कंबोज का महाजनपद था तब। गांधार का पड़ोसी राज्य था, दिख ही रहा है पड़ोस में, ठीक है। प्राचीन समय में अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ घोड़े मिलते थे, इसलिए विख्यात था, ठीक है। इनमें जो 4 खाली महाशक्तिशाली थे, एक मगध था अपना, ठीक है, एक कौशल था अपना, एक अंग था अपना और एक वत्स था, ठीक है। ये जो 4 महान शक्तिशाली महाजनपद थे, बाकी तो सब छोटे मोटे थे, ज्यादा इतना उछल कूद करते नहीं थे ना, लड़ाई वड़ाई करते थे। तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत का इतिहास जो है, भारत का प्राचीन इतिहास मगध साम्राज्य से स्टार्ट होता है, ठीक है। राजा महाराजा मगध बहुत शक्तिशाली था, वहां से स्टार्ट होता है। तो मगध के बारे में पहले सामान्य जानकारी लेते हैं कि मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। क्या बात है, बढ़िया, पता चल गया। चलो, उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समुद्र जनपद था, ठीक है, मगध साम्राज्य, ठीक है। स्थिति दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी, आधुनिक पटना और गया जिले में शामिल था। जो मगध साम्राज्य है जो है वो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में स्थित था, जो अभी आधुनिक जो है वो पटना और गया का जिला जो है आधुनिक, ठीक है, आधुनिक पटना और गया जो जिला है उसमें मगध जो साम्राज्य है वो स्थित है। जो दक्षिण बिहार जो है, दक्षिण बिहार जो बिहार का एरिया है, ये मगध जो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसने आगे जाके सम्मिलित कर लिया, इसका विस्तार इतना बढ़ गया है, ठीक है। जो मगध साम्राज्य है, ठीक है, आधुनिक जो पटना और गया जो जिला था वो मगध साम्राज्य में था। राजधानी इसकी गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह बनी, ठीक है। पहले गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह बन गई, पाटलिपुत्र जिसे कहा जाता है, बराबर। फिर जो था अपना, ठीक है, फिर जो था मगध के उत्तर में गंगा थी, ठीक है, उत्तर में यहाँ पर गंगा नदी बहती थी, ठीक है। और मगध के उत्तर में गंगा, मगध के दक्षिण में विंध्य पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत थे, यहाँ पर पर्वत थे, ठीक है, विंध्य पर्वत। पूर्व में चंपा नदी थी, यहाँ पर चंपा नदी थी, पश्चिम, पूर्व में यहाँ पर चंपा नदी थी, ठीक है, और पश्चिम में सोन नदी, यहाँ पर सोन नदी थी, ठीक है। चारों दिशाएं पता चल गई कि मगध के दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण में अपनी गंगा नदी थी, बरोबर, पूर्व में अपनी चंपा नदी थी, यहाँ पर विंध्य पर्वत था, ठीक है, और यहाँ पर सोन नदी थी, ठीक है, ठीक है। कालांतर में राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित। कालांतर मतलब इस काल का जो अंत आया, अपना 6ठी शताब्दी का जो अंत आया, कालांतर आया, उसमें राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी है, ठीक है। मगध ने शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को मिला लिया। देखिए, ये जो कौशल, वत्स और अवंती को मिलाकर इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, ठीक है। मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था। जो मगध था उसे अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसने महान शक्तिशाली जो राज्य थे, कौशल, वत्स और अवंती, उनको मिला लिया था, ठीक है। तो मगध के प्रमुख जो वंश थे, मगध में जो शासन आए, शासन चले,
ठीक है, जिन जिन राजाओं का शासन चला मगध में उनके विषय में देख लेते हैं। तो पहला जो मगध का वंश था, ठीक है, जो अपने मगध में जो पहला वंश था वो हर्यक वंश था। ठीक है, ये 544 ईस्वी सन पूर्व से 412 ईस्वी सन पूर्व तक इसका शासन रहा, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। राजधानी क्या थी? कि राजधानी राजगृह या ग्रीव्रज, जो ग्रीव्रज थी वो पाटलिपुत्र वो थी। ठीक है, पाटलिपुत्र कालांतर के समय में स्थानांतरित हो गई थी। वो किसने स्थानांतरित की? इन शासक, जो 3 शासक, प्रमुख शासन जो दिए हैं मैंने 3, ऐसे बहुत से शासन होंगे, शासक होंगे जिनके बारे में इसमें दिया होगा, पर हमें जो जानकारी, मतलब जो महान शासक थे, प्रमुख जो शासक थे जिन्होंने इस हर्यक वंश को आगे बढ़ाया और शासन किया, उनके बारे में ही याद रखेंगे। ठीक है, संस्थापक इसका बिंबिसार था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राजधानी क्या थी? तो मगध की जो राजधानी थी वही इन्होंने राजधानी रखी थी। ठीक है, प्रमुख शासन में पहला बिंबिसार आता है, उसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन। ठीक है, ये 3 के बारे में ही हम जानकारी लेंगे। तो पहला आता है अपना बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, बिंबिसार के बारे में हम जान लेते हैं कि बिंबिसार जो था इसने 544 ईस्वी पूर्व में 544 ईस्वी पूर्व में इसने राजगद्दी पर बैठा, बराबर, और हर्यक वंश की स्थापना की। प्रथम शक्तिशाली शासक था हर्यक वंश का। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यही था। मगध साम्राज्य था, इसने ही वास्तव में स्थापना की थी। ठीक है, बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। ये जो 15 साल का था, इससे ये जो 15 साल का था, मतलब 15 साल का जो था, 15 वर्ष का तब था बिंबिसार, तभी ये राजगद्दी पर बैठ गया था और वहां से लेके 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है जैन साहित्य में श्रेणिक था। इसका जो अन्य नाम बोला गया है जैन साहित्य वालों ने, ठीक है, वो श्रेणिक था। ठीक है, ओके, इसका जो शासक था, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, ये जो अन्य नाम जो इसका दिया गया है श्रेणिक था। इसका नाम जैन साहित्य से पता चलता है। इसका अन्य नाम, राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों से रखी थी। इसने जो राज्य की नींव रखी थी वो अन्य, मतलब विविध वैवाहिक, मतलब अन्य राज्य की राजकुमारियों से शादी करके इसने अपना विस्तार विवाह किया था। इसने जो 3 मुख्य विवाह किए थे, वो था एक कौशल राज की पुत्री महाकौशला से, दहेज में इसको काशी प्रांत मिल गया था। ठीक है, दूसरा था वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी चेलन्ना से इसने विवाह किया, उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। ठीक है, क्षेमा जो थी, क्षेमा से इसने शादी की, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, एक तो कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी से शादी की, फिर वैशाली की लिच्छवी चेलन्ना से शादी की, और क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से शादी की। ठीक है, अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। जो इसका जो चेलन्ना और इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, उसको इसने अंग राज्य जीतकर वहां का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसका जो राजवैद्य था, राजवैद्य जीवक, उसको भेजा था इसने। अवंती के जो शासक थे चंड प्रघोत, ठीक है, अवंती के दोस्त बन गए होंगे, दूर दोस्त में, बोले मेरे घर पे डॉक्टर अच्छा भी तेरे वहां पे भेजता हूं मैं, देखवा लेना। अवंती के जो शासक थे चंड प्रघोत के इलाज के लिए उसने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, बिंबिसार की जो हत्या है उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही की। उसके बाद जाहिर सी बात है कि अजातशत्रु ही बैठेगा। ठीक है, ये तो बिंबिसार के बारे में था। अब हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि अजातशत्रु जो था अजातशत्रु जो था वो 492 ईस्वी सन पूर्व में, अजातशत्रु जो था वो 492 ईस्वी सन पूर्व में गद्दी पर बैठा अपने पिता की हत्या करके। कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ, वहां पर हार गया ये। ठीक है, वहां पर ये क्या हुआ? हार गया। अजातशत्रु की हार हुई और दोनों में समझौता हो गया। इसने ये प्रसेनजित से समझौता कर लिया और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, ऐसे समझौते होने लगे तो कितने सारे विवाह हो जाते, नहीं? ठीक है, ये विवाह हो गया वाजिरा से। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। कुणिक किसका नाम था? तो अजातशत्रु का, इतना याद रखना, कभी पूछ लिया जाता है। अजातशत्रु लिच्छवियों से युद्ध हुआ। लिच्छवी जो था यहाँ पर पढ़ा तो बराबर, लच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना। ठीक है, लिच्छवियों से युद्ध हुआ। ठीक है, अजातशत्रु की विजय हुई। काशी व कौशल दोनों को मगध के अंग बना लिया। अंग ये महाजनपद नहीं, काशी और कौशल को उसने मगध में मिला लिया। ठीक है, बराबर। अजातशत्रु के समय में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ये याद रखना जरूरी है कि अजातशत्रु के समय में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। कि जो प्रथम बौद्ध सभा थी वो कहां पर हुई? कि अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु के पुत्र ने उसकी हत्या की, बराबर।
अब अजातशत्रु ने भी तो की अपने पिता की हत्या की थी, तो जाहिर सी बात है कि पोता तो दादा को देख के ही बड़े होगा ना, मतलब बाप को देख के ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अजातशत्रु का जो पुत्र था उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी, जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, ठीक है। नेक्स्ट किसने, तो भाई उदयन ने हत्या की अजातशत्रु की, ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, ये जो उदयन था उसने अजातशत्रु की हत्या की। 460 ईस्वी सन पूर्व में ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की इसने, जिसको कुसुमपुरा कहा जाता था पहले, ठीक है। कुसुमपुरा कहा जाता है, ठीक है। गंगा और सोन नदी के तट पर, गंगा और सोन नदी के संगम, जहां पर गंगा और सोन नदी का, यहाँ से गंगा आ रही है भाई साहब और यहाँ से सोन, ये जो यहाँ पर था और यहाँ पर ये बिहार था, ठीक है। तो यहाँ पर जो था इसने पाटलिपुत्र जो कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी और राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई, ठीक है। पहले राजगृह थी, ग्रीवरेज थी, ठीक है। वहां से स्थानांतरण करके इसने पाटलिपुत्र बना दी उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। इतना ज्यादा हर्यक वंश चला नहीं, उसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। इसको उसके अमत्य यानी मंत्री होता है, अमत्य मतलब मंत्री को अमत्य बोला जाता था पहले। अमत्य मंत्री शिशुनाग ने पदच्युत मतलब क्या होता था, ये बहुत मतलब मैंने भी इसको सर्च किया था जब हिंदी लिखा था कि पदच्युत अपने पद से हटा दिया, अपने पद से हटा देना, बर्खास्त कर देना, उसको बोलते हैं पदच्युत, ठीक है। पदच्युत कर मगध की गद्दी अपने अधिकार लिया। जो शिशुनाग था इसका मंत्री, उसने इसको नागदशक को अपने पद से हटा दिया और शिशुनाग वंश की नींव रख दी। मतलब हर्यक वंश का यहीं पर उसने सत्यनारायण कथा कर दिया, ठीक है। इसके बाद शिशुनाग वंश की उसने नींव रख दी, ठीक है। ये शिशुनाग ने अपने नाम पर ही शिशुनाग वंश की नींव रख दी, ठीक है। तो उसके बाद चालू होता है शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश का मगध पे राज्य साम्राज्य हो गया, ठीक है। तो किस शिशुनाग वंश से 412 ईस्वी सन पूर्व से 344 ईस्वी सन पूर्व तक चला, ठीक है। तो शिशुनाग पहला शासक था क्योंकि इसने नींव रखी थी, तो ये 412 ईस्वी सन पूर्व में ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक इसे ही कहा जाता है, शिशुनाग को ही, क्योंकि इसने ही नागदशक को बर्खास्त करके दिया था, ठीक है। अवंती तथा वत्स राज्य अपने अधिकार उसे मगध में मंगा लिया। अब और बढ़ते जा रहा है। जो मैंने पहले लाइन बोली थी ना आपको कि अवध है ना, मगध है ना, अवध नहीं मगध साम्राज्य जो है वो अखंड भारत के रूप में था। अब मगध साम्राज्य जो अखंड भारत के रूप में था, मगध साम्राज्य जो अखंड भारत के रूप में बना, वो लाइन कैसे लिखी गई कि जो जीतते आ रहे थे ना, काशी मिला लिया उसने, अंग मिला लिया, अवंती मिला लिया इसने, वत्स मिला लिया, ये पूरा अखंड भारत के रूप में तैयार हो गया था, ठीक है। अब जो था इसने अवंती और वत्स को अपने मगध में साम्राज्य में मिला लिया और उसकी राजधानी वैशाली बना दी, ठीक है। उसने पहले पाटलिपुत्र उसने बनाई थी, तो उसने राजधानी चेंज करके वैशाली बना दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि काला शोक आया, ठीक है। इसके बाद शिशुनाग के बाद काला शोक आया। काला शोक 394 ईस्वी सन पूर्व में, 394 ईस्वी सन पूर्व में गद्दी पर बैठा। पुराण में इसका नाम काकवर्ण मिलता है। पुराण में इसका नाम क्या था, काकवर्ण। इसने वापस से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। वाह भैया, उसने पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था राजगढ़ से हटा के, मतलब उसके बाद इसने भाई शिशुनाग आया, उसने वैशाली राजधानी बना दी। वैशाली से राजधानी काला शोक ने उठा के पाटलिपुत्र, ये स्थानांतरण करते चलो, ठीक है। इसने 28 वर्ष तक शासन किया। काला शोक जो था उसने 28 वर्ष तक शासन किया। इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, ठीक है। पहली जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तो अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, वो राजगृह में हुआ था। और काला शोक के समय में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ जो वैशाली में हुआ, ठीक है। इतना याद रखना, 2 बौद्ध सभाएं हो गई। इस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बट गया, एक स्थविर में और ये महासांगिक में, ठीक है। जैसे जैन धर्म के बारे में मैंने बताया था, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, इसी तरह ये स्थविर और महासांगिक में 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म, ठीक है। काला शोक को पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद ने नामक व्यक्ति ने चाकू मार दिया। ओ भाई, मस्त टहल रहे होंगे पाटलिपुत्र में, ठीक है, अच्छे से राजधानी में अपने गार्डन में मस्त से, और पीछे से आगे किसी ने चाकू घोप दिया। क्राइम पेट्रोल में आई है कहानी मजाक था। काला शोक को पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मार दिया। अभी तक ये जो महापद्मनंद नाम है वो नामक एक व्यक्ति ही है सिर्फ, ठीक है। आगे जाके देखो क्या था। काला शोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। ये महापद्मनंद जो था वो चाकू मारकर फरार हो गया भाई साहब। अब इसको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिले, ठीक है, कोई बात नहीं मिले। फिर काला शोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। जो भी पुत्र होंगे 10, 5, 10, बोला तो जा रहा है कि 10 ही थे, ठीक है, पर देखते हैं अभी कितने थे, अपने को याद नहीं इतना क्या है। और अपने पुत्रों का इतने शासन ज्यादा चला नहीं इसका, शिशुनाग वंश का, तो पुत्रों के बारे में इतनी जानकारी अपने को
पुराणों में दी नहीं गई है, ठीक है। तो कालासुक की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने 22 वर्ष तक शासन किया। 22 वर्षों के बाद ये जो महापद्मनंद था, बराबर, ये जो 22 वर्ष थे उसमें तो थोड़ा बहुत ही शासन हुआ होगा, इधर उधर शासन किया होगा। फिर महापद्मनंद वापस आया और उसने नंद वंश की स्थापना की, ठीक है। महापद्मनंद वापस आया, उसने नंद वंश की स्थापना की। अब मगध में जो था, ये जो पहला था हर्यक वंश था, उसके बाद आया अपना शिशुनाग वंश, अब ये नंद वंश, तीसरा वंश आया, ठीक है, मगध को चलाने के लिए सरकार तीसरी आई। 344 ईस्वी पूर्व से 324-23 ईस्वी पूर्व तक ये नंद वंश चला, ठीक है। चलो, नंद वंश की स्थापना हो गई, ठीक है, नंद वंश की स्थापना हो गई, ये नंद वंश की स्थापना हुई अपनी, ठीक है। 340 ईस्वी पूर्व से 324-323 तक ईस्वी पूर्व तक नंद वंश चला। महापद्मनंद जो चाकू मारकर फरार हो गए थे, भाई साहब आ गए। नंद वंश का संस्थापक इसे महापद्मनंद को माना जाता है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद एक शूद्र था। शूद्र कहाँ से निकले थे, अपने तीसरे लेक्चर में पता चल गया कि पैरों से, ठीक है, शूद्र था महापद्मनंद। महापद्मनंद को सर्व छात्रक, क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला जाता है, ठीक है। महापद्मनंद को भार्गव, दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है, क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया। परशुराम ने भी क्षत्रियों का नाश किया था। महापद्मनंद को एकराट तथा एक छत्रक की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने एकराट तथा एक छत्रक की उपाधि धारण की। ये सब पुराणों में कहा गया, ये जो इसके बारे में कहा गया है ये सब पुराणों में कहा गया, ठीक है। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। महापद्मनंद के बारे में, पद्मनंद के बारे में इतना ही है। 344 ईस्वी पूर्व में ये गादी पर बैठा, यानी गद्दी पर बैठा, ठीक है, और नंदवंश की स्थापना की। उसके बाद आता है धनानंद। कौन आता है? धनानंद। अब जो धनानंद है, महापद्मनंद का पुत्र था धनानंद, ठीक है। 8 पुत्र थे, 8 पुत्र में से कोई एक था धनानंद, जो गद्दी संभालने वाला था। सिकंदर का समकालीन था कि धनानंद का जब शासन था मगध पर, भारत में, तब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर मतलब क्या होता है? पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम जो होता है ना दिशा, उत्तर पश्चिम के बीच में, पश्चिम और उत्तर के बीच में जो होता है पश्चिमोत्तर दिशा होती है, भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर, क्या क्या किया उसने और कहाँ पहुंचा, ठीक है, इतना है। तो ये जो महापद्मनंद का एक पुत्र था धनानंद, ठीक है, सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में, इतना याद रखना, ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व में किया। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रिमीच कहा है। ग्रीक यूनानी लेखक आ गए थे, उन्होंने इसे धनानंद को क्या है? अग्रिमीच। धनानंद के दरबार में चाणक्य, तक्षशिला, जो तक्षशिला थी ना अपनी गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला, वहां से एक आचार्य आया था चाणक्य, जैसे कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य आया जो अपमानित किया गया। धनानंद के दरबार में चाणक्य आया, चाणक्य को इसने अपना अपमानित किया। चाणक्य को इसने अपमानित किया तो चाणक्य के दिल में लग गई, भाई साहब मेरे को मतलब अपमानित कर दिया, मैं हूं इतना बड़ा आचार्य हूं, तक्षशिला का राजनीतिक शास्त्र हूं, तो मेरे को अपमान कर दिया। तो भाई ने चंद्रगुप्त मौर्य करके एक था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक था, अभी तो शासक नहीं बोलेंगे क्योंकि शासन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी। उस हत्या के हेल्प में, इसको 307 लगेगी धनानंद की हत्या की हेल्प में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की और 322 ईस्वी पूर्व में धनानंद की हत्या कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य में नंदवंश का समाप्त होता है। इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में चंद्रगुप्त मौर्य आएगा और साथ साथ में चाणक्य भी आएगा, और जो है अपना क्या बोलते हैं सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। आज इतना ही रखते हैं और इसके आगे आपके लिए है कुछ थैंक्स फॉर लर्निंग पढ़ देता हूँ अगर लगाए तो। थैंक्स फॉर लर्निंग डिजिटल स्टडी अहमदाबाद में आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करोगे तो ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली आइए और देखिए, ठीक है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते, कमेंट करते हो, ठीक है। हाँ, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको रह गया या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। हाँ, पर ये जरूर कीजिए कि ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ ऑनलाइन क्विज। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो, आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम का जो डिजिटल स्टडी अहमदाबाद करके चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च भी करोगे तो ही मिल जाएगा। पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट क्विज चालू किए, अभी इसलिए चालू नहीं किए कि अपने जुड़ जाएंगे तो थोड़ा कंपटीशन में मजा आएगी, ठीक है। 5 लोगों में क्या कंपटीशन, और आइए जुड़िए टेलीग्राम पर, अपने टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।